पैरासाइट है, ये होस्ट है। ऐसा करते हैं पैरासाइट को खत्म कर देते हैं या होस्ट को खत्म कर देते हैं या दोनों खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोइवोल्यूशन। अगर होस्ट खत्म हो गया पैरासाइट खत्म हो जाएगा, अगर पैरासाइट खत्म हो जाएगा तो होस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर दोनों खत्म हो जाए ये सारा कोइवोल्यूशन के अंदर आता है। वो क्या करता है, सोइल को होल्ड करता है। प्लांट को खत्म करोगे तो सोइल को कौन होल्ड करेगा, सोइल इरोजन होगा, है ना। रियलिटी बता रहे, डरना नहीं है, जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन करा है सिर्फ इतना कर लो, एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा, ठीक है। अब आगे तो ये बचाते हैं, टाइगर खुद बच जाएगा, है ना। फिगर ओवर क्यों लाते हो, फिगर लाते हो तो फीलिंग लाने के लिए। देखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल आता है, ये है पैसेंजर पिजन और ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास स्टीलर सिकाओ जो हमारा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल ये भी है, ठीक है। सब लोग एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, यहाँ से आप वो सारा फीलिंग आएगा जो तुमको पढ़ा इतना देर से, आप तुमको और दिमाग में सेट होगा। ध्यान से देखना एनसीईआरटी का लाइन क्या क्या होता है। कोई भी टेस्ट पेपर दे दो, एलिन का, पीडब्ल्यू का या फिर आकाश का, किसी भी टेस्ट पेपर, क्योंकि ये चैप्टर से यही क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। आप टेम्परेट रीजन देखो, सीबीएसई 2010, 14, 10, 12 में आया हुआ है तो ये आने का ज्यादा चांस है। क्या 3 में जब जाते होगे देखते हो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाता है। लाइब्रेरी में पढ़ाई ज्यादा हो जाता है ड्यू टू दिस कंडीशन। आप मान लेते ये अर्थ है, अर्थ पे अगर सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट अगर एक पॉइंट पे बराबर हमेशा आते रहेगा तो वो जो स्पेस होगा हमारा वो अनडिस्टर्बेंस रहेगा। ये कितना भी 10th में 12th में एग्जाम तुम्हारा एक बार आएगा, बार बार तो आएगा नहीं। तो ये सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बेसिकली आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा मोड़ा आ सकता है क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन। पता है कि ये जो डे होता है ये बहुत स्पेशल डे होता है सारे स्टूडेंट के लिए, है ना, और सब लोग के लिए बेसिकली होता है, पर ये स्टूडेंट का दिन होता है क्योंकि वी नो डैट कि हम लोग पूरा ईयर जो एजुकेशन लेते हैं, जो विद्या लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आज उनका दिन होता है, विद्या की देवी सरस्वती माँ का दिन होता है। तो ये जो दिन होता है वो हम लोग को क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। कहीं ना कहीं ये जो दिन होता है हमें एक सही पाथवे पे चलना और एक सही डिसिप्लिन में रहने के लिए बताता है। वी नो डैट कि हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीक़ा से, हार्डवर्क करते हैं, पर वो करने के लिए एक सही डायरेक्शन में चलने के लिए भी जो हमें डायरेक्शन मिलता है वो कौन देता है, वो हमारा गॉड, दैट मीन्स अल्टीमेट द गॉड दैट इज द सरस्वती माँ। वी कैन से डैट कि वो हमें कहाँ से मिलता है, गॉड से मिलता है, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर है इसका लेक्चर आपको अवेलेबल होगा, लेक्चर नंबर 1, पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक वन शॉट की तरह ट्रीट करेंगे और हम लोग लेक्चर 1 को भी रिवीजन यहीं पे कर लेंगे। तो अगर आप लेक्चर 1 को डिटेल में देखना चाहते हो तो वहाँ जाके आप जरूर 2x पे देखना, पर अगर आप यहाँ से पहले पढ़े हो तो अगर आप यहाँ से पूरा कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग वन शॉट में इस लेक्चर को खत्म कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे और बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ये सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके देखो और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जब भी हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारे पास ये डील करता है किस चीज़ से, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जब हम देखते हैं कि सर बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जो बायोडायवर्सिटी होता है, अब हम लोग यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं सर बायोडायवर्सिटी होता क्या है। जब हम बायोडायवर्सिटी का बात करते हैं तो वी नो डैट कि जो एडवर्ड विल्सन थे उन्होंने क्या किया, ये टर्म बायोडायवर्सिटी को दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। और डायवर्सिटी क्या है, सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हमारे पास होता है। एडवर्ड विल्सन क्या थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, है ना। अब उन्होंने बोला कि कुछ लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी है। क्या क्या लेवल है, सबसे पहला उन्होंने बताया कि जेनेटिक लेवल है, फिर स्पीसीज लेवल है सर, फिर इकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम जेनेटिक डायवर्सिटी में एनसीईआरटी क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के हिसाब से हमारा क्या होता है कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक ट्री होते हैं। क्या होता है रोवोल्फिया, ये याद रखना, नीट में भी आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन। रोवोल्फिया वोमिटोरिया ये एक तरह का क्या होता है ट्री होता है जो हिमालयन रीजन पे पाया जाता है और हिमालयन रीजन के रेंजेस के हिसाब से मतलब कि मान लो ये रेंजेस के हिसाब से क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी है वो भी वैरी करता है। ABC, मान लो ABC रोवोल्फिया वोमिटोरिया का प्लांट है और ये रेंजेस के हिसाब से, मान लो कि ये हिमालयन का रेंजेस है, ये रेंजेस के हिसाब से इसका कैपेसिटी जो पोटेंसी है, काम करने का क्षमता, वो भी क्या होता है वैरी करता है। ये केमिकल निकालता है जिस केमिकल का नाम है रसरपाइन, और ये रसरपाइन का काम क्या होता है, ये बीपी को क्योर करता है। किसको क्योर करता है, बीपी को। बेसिकली एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया हुआ है किस डिजीज के लिए बनाया गया था, किस डिजीज में काम करता है, बीपी को क्योर करता है। स्पीसीज में तुमको क्या याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स के पास क्या होता है, ज्यादा एम्फीबियंस है ना। तो अगर तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ वेस्टर्न घाट्स है मोर एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट्स, तुम वेस्टर्न घाट याद रखो ना, है ना। वेस्टर्न घाट्स है मोर एम्फीबियन देन ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में तुमको याद रखना है कि जो स्कैवेंडियन कंट्री होता है वहां पे लेस इकोसिस्टम होता है। स्कैवेंडियन कंट्री में क्या होता है, लेस इकोसिस्टम होता है। तुम्हारा पॉइंट बना क्या देगा, मोर इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा डाइवर्सिटी है वो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में उन्होंने क्या बोला था कि 7 मिलियन है। कितना है, 7 मिलियन है। उसके बाद डिस्कवरी क्या बोलता है 1.5 मिलियन है ना। और पर रॉबर्ट में का क्या अंदाजा था कि लगभग कितना है, 7 मिलियन। उसमें से सबसे ज्यादा क्या है सर, इंसेक्ट है। ऐसा माना जाता है, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है कि 10 एनिमल में 7 क्या है, इंसेक्ट है। 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट ही है, ठीक है। बाय मेकिंग ग्राफ गिव एजम्पशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डाइवर्सिटी। उन्होंने एक ग्राफ बताया
ग्राफ बता के बोला क्या, एक एजम्पशन दे दिया कि इतना हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ट्रॉपिकल में इतना है और टेम्परेट डाइवर्सिटी इतना है। वाई प्रोकैरियोटिक इज नॉट टेकन इन अ काउंटिंग, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग प्रोकैरियोटिक को क्यों नहीं मेंशन करते हैं? सबसे पहला अगर हम देखते हैं कि करेंट टैक्सोनॉमिकल मेथड हमारे पास जो अथी करने का है, काउंट करने का एनिमल्स को, वो अच्छा नहीं है। करेंट टैक्सोनॉमिकल अच्छा नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया नॉट इजली कल्चर इन लैब, बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है जिसको हम इजली कल्चर नहीं कर सकते लैब में। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तीसरा बात, हर एक थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट केमिकल वेरी कर रहा है, लिटिल बिट केमिकल वेरी कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, सारे प्रोकैरियोटिक अगर थोड़ा थोड़ा केमिकल, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बैक्टीरिया है, बी बैक्टीरिया है, सी बैक्टीरिया है, डी बैक्टीरिया है, ई बैक्टीरिया है, इसमें हम थोड़ा सा केमिकल वेरी कर रहा है, इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा, मतलब कि इसका जो केमिकल का कॉम्पोजिशन है थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, और हम लोग कितना बैक्टीरिया को लेंगे, है ना। हम लोग वी कैन नॉट टेक सो मैनी बैक्टीरिया का केमिकल्स, थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, तो हम लोग अगर उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो बिलियंस में चला जाएगा बैक्टीरिया। 3 रीजन। सबसे पहला रीजन क्या बोलता है एनसीईआरटी, करेंट जो टैक्सोनॉमिक मेथड हम लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। सेकेंड, जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको इजली कल्चर नहीं कर सकते। तीसरा, हम लोग थोड़ा थोड़ा केमिकल में बदलाव आएगा और उसके बाद हमारा पूरा एक बोल सकते हो कि हम लोग को बहुत काउंट करना पड़ जाएगा, तो वो अच्छा चीज़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का क्या है, ये सारा चीज़ को हम डिटेल में करवाए हुए लेक्चर 1 में आप देख सकते हो, पर अगर आप पढ़े हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का होगा, ठीक है। फिर हम लोग जैसे ही लेक्चर 2 के लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कि वो टॉपिक को करेंगे जो हम लोग पहले नहीं किए, उसको फिर से उतना ही डिटेल में अच्छी तरीका से एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी का लिखा हुआ होगा और मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो आपको रिविजन करने के लिए काम आएगा, और इसको 1 शॉट हमको बनाना है ताकि कम समय में आप लोग बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। अब देखते हैं जो टोटल स्पीसीज है वो हमारे पास कितना है, 70% एनिमल्स है, 22% प्लांट है, 8% दूसरा एनिमल्स है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से डेटा क्या है कि हमारे पास 70% एनिमल्स है, 22% हमारे पास प्लांट है, 8% अदर को लिया गया। हमको ये भी बोले कि 10 एनिमल में 7 क्या इंसेक्ट है, ठीक है सर। इंडिया का 8.1 बायोडाइवर्सिटी है, और इंडिया जो है ना 12वां मेगा डाइवर्सिटी में आता है। कितना में आता है? 12वां मेगा डाइवर्सिटी। कितना टोटल वर्ल्ड में कितना एरिया लेता है? टोटल वर्ल्ड में इंडिया कितना एरिया लेता है? 2.4% एरिया लेता है। पूरा वर्ल्ड का एरिया इंडिया 2.4% लेता है। ये प्रेडिकेटेड किया गया है कि 1 लाख कितना है प्लांट है, 3 लाख क्या है एनिमल है। ये प्रेडिकेटेड वैल्यू है कि 1 लाख कितना है प्लांट है, 3 लाख क्या है एनिमल है। उसके बाद कुछ ग्राफ तुम्हारे बुक में दिया हुआ है जहाँ पे देखो इंसेक्ट का बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद तुम्हारा अदर एनिमल्स, फिर क्रस्टेशियंस, फिर मोलस्का, फिर यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म ज्यादा है फंगी से। ये पॉइंट याद रखना है। इस ग्राफ में तुमको क्या याद रखना है, ये जो तुम्हारे पास चार्ट है इसमें आपको याद रखना है कि जो तुम्हारा एंजियोस्पर्म्स है वो क्या है, ज्यादा है फंगी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखना है फिश का जो संख्या है बहुत ज्यादा है, बर्ड से, फिर रेप्टाइल्स उससे कम है। आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे पास है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो अर्थ के अलग अलग रीजन पे क्या होता है, डाइवर्सिटी वैरी करता है, क्योंकि सनलाइट का जो रिचनेस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे समझते हैं सर, ध्यान से देखते हैं। वी नो डैट कि वी हैव लैटिट्यूड ग्रेडियंट, है ना, मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री 5 मिनट साउथ। इसको कैसे पढ़ते हैं, 23.5 डिग्री, है ना, 5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। एक डेटा तुम्हारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वाडोर में बर्ड्स का जो स्पीसीज है कितना, 1400। न्यूयॉर्क में कितना, 105। ग्रीनलैंड में कितना, 56 है। अरे सर ये बात से क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे 1400 है, मतलब कि ये इक्वेटर रीजन पे होगा। ये कौन सा रीजन पे होगा, इक्वेटर रीजन पे होगा, मतलब कि इसका जो लैटिट्यूडनल लाइन होगा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के आसपास होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर। अमेजोन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 40,000 प्लांट है, 3,000 फिश है, 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट है सर, 1300 बर्ड्स का संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, व्हाई सो मच बायोडाइवर्सिटी, व्हाई सो मच बायोडाइवर्सिटी भाई, अनडिस्टर्बेंस, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब ध्यान से समझियो क्या बोल रहे हैं। देखो हमारे पास मान लेते ये अर्थ है, अर्थ पे अगर सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट अगर एक पॉइंट पे बराबर हमेशा आते रहेगा तो वो जो स्पेस होगा हमारा वो अनडिस्टर्बेंस रहेगा। ये कितना भी मूव कर जाए, कितना भी मूव कर जाए ना, अर्थ टिल्टेड होता है, ये कितना भी मूव कर जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो हमारा एक रेंज पे इक्वेटर पे आते रहता है पूरा ईयर। तो वो क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे ईयर का कोई भी बदलाव होता है क्या, नहीं, साल में कोई बदलाव नहीं होता, एक ही ईयर हमेशा रहता है, सीजन में ज्यादा बदलाव नहीं होता, इसीलिए वहां पे बायोडाइवर्सिटी का सर्वाइविलिटी बहुत अच्छा होता है। तुमको हम एक एग्जांपल बताते हैं।
देखो तुमको रूम में हमें ना एक फिक्स टेम्परेचर हम कर देते हैं तुम्हारा, और उसके बाद तुमको वहाँ पे हम रख देते हैं। तुम देखोगे कि तुम रूम में आराम से हो, कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा, रूम में तुम आराम से मस्त हो, क्योंकि एक मेंटेन टेम्परेचर है। तुम्हारा बॉडी का जो होम्योस्टेटिस है, तुम्हारा बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो एकदम फिक्स हो गया है। तुमको ज़्यादा तुम एक सही कंडीशन में काम कर पाओगे। जैसे कि तुम लाइब्रेरी में जब जाते होगे, देखते हो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादा हो जाता है? ड्यू टू दिस कंडीशन। आपको एक ही टेम्परेचर अगर मिलते रहेगा ना, तो तुम्हारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है काफ़ी एकदम एक पीक स्टेज पे होगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज, बॉडी का मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है ना जी, इसीलिए। अब आगे आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल, ट्रॉपिकल हमारे पास यही रीजन है, ठीक है। उसके बाद है मोर सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास सर ये अर्थ है सर हमारे पास, ठीक है। ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि ये वाला एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? आगे बढ़ते हैं। देखो पास स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल आता है समझने में, पर हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से इसको निकालेंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास ये जो है ये कौन दिया है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? हम्बोल्ट याद रखो बस। कहाँ के थे? नॉर्थ अमेरिका के। सेकंड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होता है विद एरिया, मतलब कि जैसे जैसे हम इनके एरिया को इंक्रीज करेंगे वैसे ही बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगा, पर एक समय जाके कांस्टेंट हो जाएगा, एक समय जाके कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ग्राफ पूछता है नीट में, इससे क्वेश्चन आता है। जेड क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक यहाँ पे हम लोग लॉग लेके इसको करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमारे पास एस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जेड, यहाँ टू नहीं है, ये जेड है। जेड क्या है सर? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? ध्यान से सुनना। एस क्या है? स्पीसीज का रिचनेस। तो एस किसको चीज को डिनोट कर रहा है? स्पीसीज का रिचनेस। मतलब ए को बढ़ाएंगे वैसे ही एस भी बढ़ेगा, एस को बढ़ाएंगे हमारा क्या है? ए को बढ़ाएंगे तो एस भी बढ़ेगा, स्पीसीज बढ़ेगा, एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज बढ़ेगा, पर एक समय जाके कांस्टेंट हो जाएगा, वो ग्राफ बताता है। जेड क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एस इक्वल टू सी ए फिर पावर में जेड। इसको तुम क्या करो? टेकिंग लॉग, लॉग को लोगे तो लॉग एस, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है? 0.1 to 0.2। जेड का वैल्यू कितना? 0.1 to 0.2। फॉर लार्ज कंटिनेंट 0.6 to 1.2। बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के लिए क्या वैल्यू होता है? 0.6 to 1.2। मैमल और बर्ड्स के लिए कितना है? 1.15। मैमल और बर्ड्स के लिए कितना है? 1.15। उसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक ग्राफ पे स्पीसीज का रिचनेस को दिखाया है, एक ग्राफ पे एरिया को दिखाया है। एस इक्वल टू सी ए का जेड, फिर जेड स्लॉप यहाँ पे है, और इसको लॉग लेके यही दिखाया है। ग्राफ कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक पॉइंट और रखना, जितना ज्यादा स्टीपर ग्राफ होगा, जितना ज्यादा स्टीपर ग्राफ होगा, जितना स्टीपर होगा, जितना स्टीपर होगा, उतना ज्यादा जेड का वैल्यू होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा तो मोर स्टीपर, अगर ये भी लिखा रहेगा तो जेड का वैल्यू उतना ज्यादा, जितना स्टीपर उतना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज का डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल, अभी भी टैक्सोनॉमिकल हमारा इतना अच्छा नहीं है कि बैक्टीरिया को हम लोग काउंट करेंगे, और काउंट करेंगे तो बिलियन से पहुंच जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग केमिकल है, और केमिकल बेसिस लेते हैं तो और बहुत ज्यादा काउंटिंग में आ जाएगा। अब आगे देखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम देख सकते हो कि जो मैंने बताया वही चार्ट है। अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास अमेजन फॉरेस्ट का है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और ये ग्राफ जो अभी तुरंत हम लोग बात किए थे। हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, यहाँ से अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के क्वेश्चन को। तो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनते हैं घुमा फिरा के एनसीईआरटी के ही बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखियो क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी सर, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कैसे इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट करता है कि पूरा स्पीसीज कितना प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में? बाय एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज। ऐसा करते हैं ना सर कि नया स्पीसीज जितना भी डिस्कवरी हो रहा है उसको एस्टिमेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? by statistical comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively studies group of insect and extrapolated ratio to groups of animal and plant to come gross estimate। देखो इसको इजी भाषा में समझो। सबसे पहला पॉइंट, कैसे एस्टिमेट करेंगे? हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी स्पीसीज नए जो आ रहे हैं उसको एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, स्टैटिस्टिकल मेथड अपनाएंगे, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको अपनाएंगे, ठीक है। तो जो पढ़ा है वो लिखो, एस्टिमेट करने का क्या तरीका, बहुत सारा है, ठीक है। 2 ऐसे लिखो, ये 1-2 नंबर में आएगा, बहुत है।
क्या 3 हाइपोथेसिस है जो हमारा बोल सकते हो कि पुट फोर्थ बाय इकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनिंग द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इन टेम्परेट रीजन। देखो सीबीएसई 2010, 14, 10, 12 में आया हुआ है, तो ये आने का ज़्यादा चांस है। क्या 3 हाइपोथेसिस पुट फोर्थ बाय इकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन। मैंने अभी तुरंत बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल रीजन में क्यों हमारा इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है। हमारे पास ये है ट्रॉपिकल रीजन सर, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होने का क्या रीजन है? सबसे पहला कांस्टेंट इन्वायरमेंट है सर, कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, प्रमोट करता है स्पीसीज का स्पेशलाइजेशन और इंक्रीज स्पीसीज। तुमको एक ही रूम में बैठाएंगे और एक कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे और खाना पीना हर एक चीज वहां दे देंगे, प्लेग्राउंड भी बना देंगे, हर एक चीज दे देंगे, मस्त तुम वहां पे रहोगे क्योंकि एक ही टेम्परेचर रहेगा। जब एक टेम्परेचर रहता है तो हमारा बॉडी का स्पेशलाइजेशन और हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर इज लॉन्गर एक्सपेंस टू सोलर रेडिएशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। अरे भाई हमेशा सोलर रेडिएशन होता ही है वहां पे, दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड डायरेक्टली स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस अकर नॉट ग्लेशिएशन ट्रॉपिकल रीजन एंड रिमेन अनडिस्टर्ब। Thus, organisms living in a tropic continued the flourish, evolve more species diversity। थोड़ा सा तुमको हो सकता है पीडीएफ देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ये पीडीएफ को ग्रुप में डलवा देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, आपको सब चीज मिल रहा होगा, बस आप फोकस करके अपना काम करना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ ग्लेशिएशन भी नहीं होता है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल इशूज नहीं है, सीजनल नहीं होता, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण से ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वो वहाँ पे फिक्स होते हैं टेम्परेचर, और स्पीसीज का रिचनेस बहुत ज्यादा होता है। ये तुमको तो दिख नहीं रहा होगा, बस हम थोड़ा पढ़ के दिखा देते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप रिग्रेशन एरिया रिलेशनशिप। बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रिग्रेशन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स इंडिकेट दैट स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद डिक्रीज इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो देखो इसका समरी क्या है, जेड को घटाओ तो हमारा एस भी घटेगा, ठीक है सर, ए भी घटेगा तो जेड भी घटेगा, एस भी घटेगा, बस इतना याद रखना। 0.1 to 0.2 स्पीसीज का जेड होता है, ठीक है, जेड का वैल्यू होता है बेसिकली देखा जाए तो। और हाइवर वेरी लार्जर एरिया कॉन्टिनेंट के लिए हमारा कितना होता है, 0.6 से 1.2 होता है जेड का वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर से हम आपका पीडीएफ में सही से पीडीएफ डाल देंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ सब हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक तरह से लेक्चर 2 होगा किसी लोग के लिए, और किसी लोग के लिए ये वन शॉट के फॉर्म में ही अटैच वीडियो होगा। पर ये टॉपिक को अब यहाँ से हम लोग बहुत आराम आराम से स्मूथली एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करेंगे, जिस तरीका से लेक्चर 1 को कवर किए थे। क्योंकि वो लेक्चर 1 तो थोड़ा लेंदी था, तो बहुत लोग उसको पढ़े हुए हैं पर भूल गए, तो उसके लिए 15 मिनट मैंने रिविजन करा दिया। पर अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर देखो, अदरवाइज इस लेक्चर को भी देखोगे तो काम चल जाएगा, पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है हमारे पास सर स्पीसीज डाइवर्सिटी का, क्या इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बात सही है। इकोलॉजिस्ट का मानना था कि जो हमारे पास कम्युनिटीज होते हैं विथ मोर स्पीसीज, कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीसीज। मतलब कि सर ऐसा कम्युनिटीज जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस वॉज कन्फाइंड बाय डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन का मानना था कि वो स्पीसीज सीधा सा लिखना है कि जहाँ पे मोर स्पीसीज है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे लेस स्पीसीज है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर एक स्टेबल कम्युनिटी का, मतलब कि अगर जहाँ पे स्पीसीज रह रहे हैं वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कम्युनिटी को स्टेबल किस रीजन से हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी शुड बी नॉट वेरी टू मच इन ईयर टू ईयर। तुमको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में तुम्हारा वेरी नहीं करता है ना, तो प्रोडक्टिविटी वो रीजन का वेरी नहीं करना चाहिए ईयर टू ईयर, कि वहाँ का जो बोल सकते हो प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या, जैसे कि वहाँ पे जितना एनिमल का संख्या हो गया, जो प्लांट हो गया है ना, वो सारा चीज कमना नहीं चाहिए। तो वो कमना मतलब बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, कम गया प्रोडक्टिविटी घट गया। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैनमेड डिस्टर्बेंस। मतलब कि सर आ जाओ मेरे सामने कोई भी नेचर का तूफान, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो मैनमेड का डिस्टर्बेंस उस कम्युनिटी में होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब कि बाहर वाला स्पीसीज अगर अंदर आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कि एक ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप में हमारे पास ए है और एक बी आ गया जो सी के जैसा है और ए के जैसा भी इसके पास ताकत है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टिक जाएगा। पर अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा स्पीसीज आ जाए जो डी है, जो ये सबसे भी कमजोर है पर ए के बराबर है, तो कहीं ना कहीं डी भी टिक जाएगा सर। पर एक ऐसा स्पीसीज समझ लेते हैं, एक ऐसा जगह है जहाँ पे ए है, ए है, ए है, ठीक है, स्पीसीज का रिचनेस ज्यादा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्पीसीज आ गया, यहाँ पे आएगा, ये सबको खा जाएगा, सबको खा जाएगा। तो एक ऐसा कम्युनिटी होना चाहिए ना, एक ऐसा स्टेबल कम्युनिटी होना चाहिए जहाँ पे क्या हो ना कि कोई भी एलियन स्पीसीज आ जाए, बाहर का स्पीसीज आ जाए, वो उसका भी पेट पूजा हो जाए और बाकी सबका भी हो जाए, मतलब सबका घर चले, है ना। तो इस तरह का हमारा कंडीशन होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है, ताकि उसको भी खाना मिले और सबको खाना मिले। तो ये कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक है। अब आते हैं डेविड टिलमैन ने एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला, एक वर्ड में ये समरी समझना है जो तुमको याद रखना है, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना प्रोडक्टिविटी होगा, लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी का सर इकोसिस्टम में। अगर हमेशा अगर सब पैसेंजर्स, मान लो कि हमारे पास क्या करे, ध्यान से सुनना, एरोप्लेन पे बैठा हुआ है, सब पैसेंजर क्या करे, कोई नट बोल्ट लेके जा रहा है, कोई स्टीयरिंग लेके जा रहा है, कोई उसका विंग्स लेके जा रहा है, तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई ये एरोप्लेन है, इसका नट को मान लो सब पैसेंजर लेके जा रहा है, तो क्या होगा, एरोप्लेन वीक होगा, है ना। तो एरोप्लेन को रिवर पोपेट हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि एरोप्लेन को इन्वायरमेंट से हमारा कंपेयर किया गया। और क्या बताया गया सर, क्या बताया गया ना कि हमारे पास जो रिवर्ट है उन्होंने टुक बाय पैसेंजर्स, इनिशियली नो इम्पैक्ट बट एरोप्लेन गेट वीक, है ना। एरोप्लेन क्या होगा, वीक हो जाएगा। कैसे कंपेयर किया, एरोप्लेन को इकोसिस्टम के बराबर बताया गया। सर एरोप्लेन जो है हमारे पास वो इकोसिस्टम है, रिविट है स्पीसीज है। रिविट क्या है, ये जो नट बोल्ट है वो स्पीसीज है। पॉपिंग ऑफ रिविट मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब जिस तरह से पैसेंजर बैठ रहा है और रिविट को लेके जा रहा है, उसी तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड सो मेनी प्रॉब्लम लीड टू विद द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अब उसके बाद प्लेन का सेफ्टी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। प्लेन का सेफ्टी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, जितना ज्यादा प्लेन को सेफ्टी में रखोगे उतना ज्यादा तुम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, सेफ्टी में रख रहे हो। तो यही बात रिवर्ट पोपेट हाइपोथेसिस में बोला गया, जहां पे उन्होंने बोला कि अगर सब रिवर्ट को अपने होम लेके चल जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन से इसको कंपेयर किया गया है। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, शुरू में तो फ्लाइट उड़ेगा, प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शनिंग थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा बाद में होगा, जब क्या होगा, नट बोल्ट ज्यादा निकलेगा तो विंग्स भी उड़ जाएगा, आदमी भी फिर उड़ने लगेगा ना। बट विथ टाइम्स एज मोर रिविट मोर रिमूव्ड द प्लेन बिकम डेंजर में आ जाएगा और उसके बाद वीक हो जाएगा और फेटल टू द लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिवर्ट पोपेट हाइपोथेसिस के हिसाब से बताया जाता है सर। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देसी तरीका से समझो, फिर हम लोग आते हैं इंग्लिश भाषा में। तो वी नो डेट कि अभी तक तो सर कोई भी स्पीसीज एड नहीं हुआ, इतना तो हमको पता है, और इतना माना जा रहा है कि अभी तक कोई स्पीसीज एड हुआ नहीं है। जब तक एक्सटिंक्ट ही हो रहा है, एड कुछ नहीं हुआ है। 2000 बर्ड का स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, कब हुआ सर, जब पैसिफिक आइलैंड पे कॉलोनाइजेशन हो गया। कॉलोनाइजेशन का मतलब आदमी जब वहां पे आने लगा, अपना कॉलोनी बनाने लगा, जब वहां पे रहने लगा, तो पैसिफिक आइलैंड में जब ऐसा हुआ तो लगभग 2000 बर्ड का स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया है। IUCN के डेटा के हिसाब से उन्होंने रेट डेटा लिस्ट, जो नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें बताया क्या कि 784 एनिमल्स और 87 प्लांट का एक्सटिंक्शन हो चुका है। ध्यान से समझ, रेट डेटा लिस्ट IUCN के हिसाब से 784 एनिमल्स और 87 प्लांट का एक्सटिंक्शन हो चुका है सर। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नीट सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी टेस्ट पेपर दे दो, एलएन का, PW का या फिर आकाश का, किसी भी टेस्ट पेपर में, मोशन का किसी भी टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो ये तुमको याद रखना है। डोडो जो एनिमल था वो कहाँ पे था, मॉरिटियस का था, वहाँ एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा कहाँ का था, अफ्रीका का सर। स्टेलर सी कॉ कहाँ का था, रसिया का था, और वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। थाईलेसिन कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। बाली जावन और कैस्पियन कैट टाइगर का सब स्पीसीज है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया सर। बहुत प्रॉब्लम में है, नीट सेगमेंट से ये क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान से समझना। दिस इज नॉट ए न्यू एक्सटिंक्शन। एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसा मत सोचियो कि एक नया एक्सटिंक्शन है, नहीं, ये जो हमारा है ये 5th एपिसोड पहले हो चुका है ना, बिफोर 5th, ये 5 एपिसोड हो चुका है इस तरह का एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। ये कैसा एक्सटिंक्शन है, ये 6 एपिसोड है, पर रेट कैसा है सर, फास्ट है। रेट कैसा है, फास्ट है। अब आगे आते हैं, ध्यान से देख।
आईसीएन के हिसाब से, थ्रिट के हिसाब से बोलता है, क्या बोलता है आईसीएन, ध्यान से सुन। आईसीएन बोलता है कि सुन मेरा बात, कि एम्फीबियंस 32% है हमारे पास, सबसे ज्यादा है। जिम्नोस्पर्म्स 31%, ठीक है। थ्रिट मतलब कि खतरा है उसके ऊपर, इतना एम्फीबियंस, इतना तुम्हारे पास मेमल्स बर्ड्स खतरा में है, तुम बचाओ उसको। उसके बाद मेमल्स कितना है 23%, बर्ड्स कितना है 13%। ये सब क्या खतरा में है, तुम इसको बचाओ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ, अगर लॉस होता है तो क्या क्या होता है, प्लांट का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता है, लो रेजिस्टेंस टू एनवायरनमेंट। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है तो क्या होगा, इकोसिस्टम स्टेबल ही नहीं रहेगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखियो कि प्लांट का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा। सर आप यही सब लिखेंगे क्या? नहीं, अरे हम स्टेटमेंट दिखाएंगे, एनसीईआरटी का लाइन को इजी से लिख के लाए हैं, तुमको एक एक पॉइंट हम अभी पढ़वा के दिखाएंगे। ये तो शॉर्ट नोट हो गया जो तुमको पढ़ने के बाद लिखना है ना। आगे देखो, तो लो रेजिस्टेंस टू एनवायरनमेंट, इंक्रीज वेरिएबिलिटी। जैसे कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि पॉलिनेशन वाटर साइकिल, ये सब में वेरिएशन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आज देखो रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखना कि हमारे पास जो रीजन है फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, जिसको एबिल क्वाड्रेंट भी बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या है, पहले शॉर्ट से देखेंगे सारा चीज को, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हमको समझना क्या है कि सर जो हमारा नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बार बार पूछता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स, डोडो, क्वागा, है ना। उसके बाद तुम्हारा पूछता क्या है कि हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या हुआ था, तो अमेज़न फॉरेस्ट को हम लोग क्या किए थे, ध्यान से सुनना। हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट लॉस होने के कारण क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये कहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे देखने को मिला था कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में, है ना, अमेज़न फॉरेस्ट में सोयाबीन और फॉडर के लिए, है ना, सोयाबीन और फॉडर के कल्टीवेशन करने के लिए, किस लिए सर, कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉरेस्ट को खत्म करना स्टार्ट किया, मतलब फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया गया था। और इससे प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो लार्ज एनिमल्स थे, उस जैसे कि मेमल्स हो गया और बर्ड्स हो गया, उसको छिपने का जगह नहीं मिलता था, जिसके कारण से 14% से रेशियो ये 6% में जाके डिक्रीज हो गया। मतलब 14% बोल सकते हो कि जो लार्ज एनिमल मेमल्स थे वो 6% से रिड्यूस हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में तुमको क्या याद रखना है, इस पेज में जो लिखा हुआ तुमको याद रखना है, बाकी जो पढ़ाएंगे तुमको समझना है, उसको लिखने, तुमको सीखना है कि लिखना कैसे, वो वर्ड में हम आगे बताएंगे, पर तुमको याद जो रखना है वो ये पेज में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में स्टेलर्स सीकॉ, पैसेंजर पिजन का नाम याद रखना है, और कुछ मैराइन फिशेस को भी ये प्रॉब्लम हुआ था। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि एक जगह पे बहुत चीज आ जाना। फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है कि बाहर से कोई एनिमल्स को अंदर करना, एंट्री दिलवाना, या एंट्री आ गया किसी भी कारण से, जिसके कारण से क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन में। तीसरा रीजन के कारण क्या हुआ था, स्पीसीज इंटर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है सर। जैसे कि पार्थिनियम का नाम याद रखो, किसका नाम याद रखो, पार्थिनियम का नाम याद रखो। और ये जो पार्थिनियम होता है, और वाटर हाइसिन्स और लैंटेना, जो तुम्हारा 3 पॉइंट तुमको याद रखना है। अफ्रीकन का क्लेरियस ग्राइपाइनस एक कैट फिश था, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेरियस ग्राइपाइनस, जो इंडियन वाटर में डाल दिया गया था इलीगल, ठीक है। ये सारा एलियन स्पीसीज इन्वेजन के बारे में तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाइल पर्च को अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, नाइल पर्च को जब हम लोग लेक विक्टोरिया में एंटर कराएं तो 200 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया, किसका, चिकलिट फिश का, ये प्रॉब्लम देखने को मिला। ये सारा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के बारे में। को इवोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरा बात समझ। हमारे पास क्या है ना, मान लेते हैं कि ये पैरासाइट है, ये होस्ट है, ऐसा करते हैं पैरासाइट को खत्म कर देते हैं, या होस्ट को खत्म कर देते हैं, या दोनों खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन। अगर होस्ट खत्म हो गया, पैरासाइट खत्म हो जाएगा। अगर पैरासाइट खत्म हो जाएगा तो होस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर दोनों खत्म हो जाए, ये सारा को इवोल्यूशन के अंदर आता है। होस्ट खत्म, पैरासाइट भी जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन, जहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि होस्ट प्लस प्रे ये साइमल्टेनियसली क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। अब यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ से अब वो सारा फीलिंग आएगा जो तुमको पढ़ा है इतना देर से, अब तुमको और दिमाग में सेट होगा। ध्यान से देखना एनसीईआरटी का लाइन क्या क्या होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का बात करते हैं। इट इज कॉज बाय द ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है फिर भी हम फॉरेस्ट को काटेंगे। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होगा तो भी दिक्कत होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा करेंगे फिर भी वहां पे हमको जगह चाहिए, उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। कोलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, जिसके बारे में बात किए थे, ह्यूमन
जिसके कारण से क्या होता है, एक्सटिंक्शन हुआ था 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। ये सब हम शॉर्ट में लिखवा दिए। 15,500 स्पीसीज फेसिंग थ्रेट एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ध्यान से आगे देखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में IUCN का रेड लिस्ट के हिसाब से मैंने बताया था कि 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग जिसके अंदर क्या है 338 वर्टिब्रेट्स, ठीक है, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स लास्ट 500 ईयर में। ये थ्रेटिंग है, थ्रेटिंग मतलब कि खतरा में। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि तुमको इतना डेटा तुमको नहीं सोचना है कि याद रखना, नहीं। तुम्हारा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में करा रहे हैं ये डेटा एक अप्रोक्सीमेशन है जो तुमको आइडिया देगा। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और 32% ऑफ एम्फीबियंस और 12% वर्ड, ठीक है, स्पीसीज और 23% मैमल्स। ये क्या है ना, थ्रेटिंग फेस कर रहा है। ये क्या खतरा में है, ये मैंने अभी तुरंत बताया था। पहले वाला चार्ट तुम देखो, उसमें हम ये चीज़ चार्ट में लिखवाए हैं। कुछ रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज का जैसे कि डोडो है, जो मॉरिटियस, क्वागा अफ्रीका, थैलेसीन ये ऑस्ट्रेलिया और स्टेलर सिकाओ जो रसिया, और टाइगर का कुछ स्पीसीज जैसे बाली जावा और कैस्पिन। ये नाम मैंने नहीं लिखा था, ये नोट कर लेना तुम, बाली जावा और कैस्पिन ये टाइगर का स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया। डोडो कैसा दिखता है, ध्यान से देख सकते हो। डोडो है ये अफ्रीका का है। उसके बाद क्वागा ये अफ्रीका का है। ठीक है, आई थिंक एक मॉरिटियस का है ना, तो मॉरिटियस का है एक, देख लेते हैं तुरंत हम लोग, ध्यान से देखना। हमारे पास डोडो मॉरिटियस का था। ठीक है, डोडो कहाँ का था, मॉरिटियस का था ना, मॉरिटियस का था। सर आप गलत लिख देते हो, ठीक है, गलत लिख देते हो, ध्यान से देखो। उसके बाद आपका क्वागा अफ्रीका का था, स्टेलर सिकाओ आपका रसिया का था, थैलेसीन आपका ऑस्ट्रेलिया का था। एकदम नाम याद होना चाहिए। फिर से बोलो, डोडो मॉरिटियस, सेकंड क्वागा अफ्रीका, तीसरा स्टेलर सिकाओ रसिया, चौथा थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया। नीट में क्वेश्चन फिक्स है भाई, ये क्वेश्चन हर बार आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आउट रहता है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाओ रसिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो अब आगे की बात करते हैं हम लोग तुरंत। लास्ट 20 ईयर्स में हुआ क्या है ना कि 27 स्पीसीज डिसअपियर्ड हो गए, 5 एपिसोड हुआ है मास एक्सटिंक्शन, और ये मेरा छठा एक्सटिंक्शन है। पर कोई बात नहीं, बट रेट क्या है, 100 से 1000 टाइम फास्टर बताया जा रहा है, जो मैंने तुमको शॉर्ट नोट्स में बताया है। डिक्रीज इन प्लांट्स प्रोडक्शन, और अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन, जिसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्लांट का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, लेस रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस सच एज ड्रॉट। ठीक है, अब देखो जब प्लांट फॉरेस्ट ही खत्म करोगे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर तुरंत अफेक्ट करेगा ना वेदर को। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, बहुत इकोसिस्टम रैपिड में थोड़ा थोड़ा बदलेगा, मौसम चेंज होगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। प्लांट का प्रोडक्टिविटी और वाटर यूजेस, पेस्ट, डिजीज साइकिल, वाटर साइकिल, पॉलिनेशन, ये सब चीज़ में अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तुम देखो ना, ये सारा चीज़ है तुम्हारा ग्रुप में सब डालेंगे। अब देखो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, हैबिटाट लॉस के बारे में भी तुरंत बताया। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। हैबिटाट को डिस्ट्रक्शन करना प्राइमरी एक कॉज है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 40% ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ बट नाउ कवर 6% ऑफ द लैंड एरिया। ओह माय गॉड, ध्यान से सुनना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 14% ऑफ लैंड सरफेस ऑफ अर्थ। अभी का डेटा देखा जाए तो 6% लैंड एरिया को मात्र कवर कर रहा है, ये तो बहुत गलत है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, इसको काटा गया कल्टीवेशन के लिए, किसके लिए सर, सोयाबीन, और किसके लिए, ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, है ना। उसके बाद लार्ज साइज हैबिटाट आर ब्रोकन फ्रेगमेंटेड ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग रोड। भाई अपना मतलब कि अपना काम के लिए हर चीज़ को काटा जा रहा है। पॉपुलेशन ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड लार्ज टेरिटरीज, और कुछ एनिमल इसके कारण से माइग्रेट हो गया और डिक्लाइन कर गया, जो मैंने आपको बता दिया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या याद रखना है, हम पहले बताएं फिर से सुनो। बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन, ओके सर, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ओके। एग्जाम्पल स्टेलर सिकाओ, ओके सर, पैसेंजर पिजन, ठीक है, और बहुत सारे मेराइन फिशेस जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण प्रॉब्लम हुआ। एलियन स्पीसीज, एलियन एक्सोटिक स्पीसीज का इन्वेजन, कुछ एलियन एक्सोटिक स्पीसीज जो होते हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किस लिए, तुम्हारा अनइंटेंशनली मतलब एक तो इंटेंशनली होता है, कुछ अनइंटेंशनली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, है ना, कुछ इंटेंशनली भी हम लोग डालते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि पहले पार्ट थे, कुछ ऐसे प्लांट होते थे ना वीडीसाइड, जो सुंदर लगते थे देखने, उसको हम लोग लाएं। अब उसके बाद क्या हुआ, वो एक तरह से वीडीसाइड के जैसा एक्ट करने लगे, तो उसको अब उससे परेशान है हम, है ना। जैसे कि तुम्हारा वाटर हाइसिंस है, उसके बाद पार्थेनियम है,
और उसके बाद क्या हुआ ना कि और डिलिबरेटरी बिकम इन्वेजिव लैंड एंड कॉज हार्मफुल इम्पैक्ट रिजल्टिंग इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनियस स्पीसीज। इंडिजिनियस स्पीसीज जो खतरा में पहले से ही, अब देखो ध्यान से, नाइल पर्च के बारे में हम लोग बात किए थे। लार्ज प्रेडेटर फिश व्हेन इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका का बात कर रहे हैं, कॉजेज द एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिकलेट फिश खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तुमको नाइल पर्च और चिकलेट फिश का नाम याद रखना है। उसके बाद कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फिर है तुम्हारा इन्वेसिव वीड लाइक ए पार्थेनियम, कैरोटोरा जिसको बोलते हैं, लेंटेना, इकॉर्निया जिसको वाटर हाइजिन बोलते हैं। सर ये इन्वायरमेंटल डैमेज करता है, थ्रेट ऑफ आवर नेटिव स्पीसीज। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश जिसको क्लेरियस ग्रेपैनस बोलते हैं, ऑफ फॉर एक्वाकल्चर पर्पस पोजिंग अ थ्रेट ऑफ इंडिजिनियस कैट फिशेस ऑफ इंडियन रिवर। ठीक है, को एक्सटिंक्शंस क्या है सर? को एक्सटिंक्शंस क्या है? अभी तुरंत ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब स्पीसीज क्या होता है, बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इज ऑब्लिगेटरी मेराइन आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। एग्जांपल, इफ द होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जितने भी पैरासाइट होंगे वो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन इट विल बी बिकम एक्सटिंक्ट। इन ए प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म आल्सो एक्सटिंक्ट, वन रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। एक एक्सटिंक्ट होगा सर तो कहीं ना कहीं दूसरा एक्सटिंक्ट होगा। म्यूचुअलिज्म, तुम फ्रेंड विद बेनिफिट, दैट मीन्स की मेरा बेनिफिट तुमसे, तुम्हारा बेनिफिट मेरे से, दैट मीन्स की म्यूचुअलिज्म भी हमारा को इवोल्यूशन के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं सर, ये पैसेंजर पिजन का फिगर है। फिगर ओवर क्यों लाते हो? फिगर लाते हो तो फीलिंग लाने के लिए। देखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल में आता है, ये है पैसेंजर पिजन और ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास स्टीलर सिकाओ जो हमारा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जाम्पल, ये भी है। ठीक है सर, ए अच्छा से देखो इसको, अच्छा से देखो, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। ठीक है, ये बहुत सुंदर है, ये क्या है, बहुत सुंदर है, देखो यहाँ पे। अब आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, रीजन फॉर कंजर्वेशन, है ना सर। व्हाई वी नीड टू बी कंजर्व, व्हाई वी नीड टू बी कंजर्व, आगे देखते हैं। नैरो यूटिलाइजेशन, सर नैरो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्ट बेनिफिट, खाना मिलता है, फाइबर मिलता है, टिम्बर मिलता है, ड्रग्स मिलता है, 25% ड्रग्स। बायो प्रोस्पेक्टिंग, हम यहाँ से जेनेटिक और मोलिकुलर बेनिफिट के लिए, है ना, मोलिकुलर बेनिफिट, इसका स्टडी भी करते हैं। सर ये इतना ही पढ़ाओगे क्या? नहीं रे, ये तो ट्रेलर है, अभी हम लोग आगे इसको फिर से रीड करेंगे एनसीईआरटी से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, क्यों कंजर्व करना है? पहला पॉइंट हमारा नैरो यूटिलाइजेशन, डायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट को क्या बोलते हैं? ब्रॉडली यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं। इथिकल, बायोडाइवर्सिटी शेयर विथ अस, है ना, बायोडाइवर्सिटी दिखाता है, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है। इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर का उसका जो गुण है। उसके बाद एग्जांपल क्या है? एस्थेटिक प्लेजर, हम फूल को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं, खुश होते हैं, प्लांट को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर ऑक्सीजन हमको देता है इनडायरेक्टली, पॉलिनेशन कराता है सर, यही सब हमारा क्या है? इनडायरेक्ट बेनिफिट है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इंटरनल एफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारा लास्ट पेज होगा, आई थिंक कि इसके बाद भी है, भाई खत्म ही नहीं होता है। इंटरनल एफर्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें हमारे पास अर्थ समिट है जो रियो में किया गया था। रियो कहाँ है? ब्राजील में, 1992। मेन मुद्दा क्या था सर? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात किया गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आते हैं। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका का रीजन है, 2002 में किया गया। ठीक है, 2002 में किया गया। डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, इसमें टॉक किया गया डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज कर रहा है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए इन रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। ये भी नीट में आता है। ठीक है, नीट में क्या आएगा? अर्थ समिट कहाँ हुआ? रियो कब हुआ? वर्ल्ड समिट कब हुआ? कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, रियो, ब्राजील, 1992। मेथड ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं तो इन सिटू है हमारे पास, जहाँ पे हमको क्या करना रहता है? इमीडिएट खतरा है उसको प्रोटेक्ट करो। इमीडिएट प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। प्रोटेक्ट फास्ट करना है, ब्रिंग आउट फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ज़्यादा जल्दी प्रोटेक्ट करना है तो क्या करो? उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से उसको निकालो, उसके बाद प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करो। जैसे कि सर सीड बैंक कर सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन और बॉटनिकल गार्डन। दिस वाज कम अंडर द व्हाट वी कैन से दैट की एक्सिटू, है ना, एक्सिटू। अगर इंसिटू बोल दिए तो गलती हो गया, इंसिटू। अब देखो इंसिटू में क्या है कि नॉट इमीडिएट रिक्वायर्ड, मतलब कि सर हमको इमीडिएट जरूरी नहीं है। ऐसा है कि ऐसा करते हैं ना कि फॉरेस्ट को ही बचाते हैं, टाइगर खुद बच जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ उसको क्या बोलते हैं कि टाइगर को बचाना है तो फॉरेस्ट को बचा लेते हैं ना, एलिफेंट को बचाना है तो फॉरेस्ट को बचा लेते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आएगा? इंसिटू। तो यहाँ पे देखो, तो कंजर्व टाइगर ऐसा करते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व कर देते हैं सर। उसके बाद हॉटस्पॉट का बात करते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट का बात कर सकते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होता है। हॉटस्पॉट है क्या?
सर हमारे कंट्री में ना हॉटस्पॉट इसलिए बनाया गया है, मतलब हॉटस्पॉट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। डैट मीन्स कि वी कैन से डैट कि बिफोर कितना था 24, अभी कितना है 34 हॉटस्पॉट है ना। इंडिया में 4 से 5 हॉटस्पॉट है इंडिया में भी। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इन इंडिया वी कैन से हिमालय, हाँ 3 हॉटस्पॉट है, कितना है 3, हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने के बाद मेरा नेक पेन होता है थोड़ा। अब उसके बाद फिर भी कोई बात नहीं, चैप्टर को फिनिश करना है आज, ठीक है, और वो भी अच्छी तरीक़ा से, भगाना नहीं है, एक एक चीज़ होगा, चिंता मत कर। इट कंसिस्ट लेस देन 2% एरिया, ध्यान से सुन, 2% एरिया तो कंसिस्ट करता है, पर ये हमारा एक्सटेंशन रेट को 30% रिड्यूस कर देता है। एक्सटेंशन रेट को कितना परसेंट रिड्यूस करता है? 30%। हिमालयस, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, दिस आर द 3 हॉटस्पॉट दैट आर इन इंडिया। उसके बाद देखा जाए तो पहले 24 था पूरा वर्ल्ड में, अब 34 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया का बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4488, 4448, 573 अप हो गया। नेशनल पार्क अगर अभी का डेटा देखोगे तो 573 दिखाएगा गूगल पे, 448 बहुत बुक में दिया हुआ है। नेशनल पार्क 90, 106 दिखाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व 18 दिखाएगा। ठीक है, तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा तुमसे, मेन लॉजिक पूछा जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डरना नहीं, इतना डेटा देख के रियलिटी बता रहे, डरना नहीं है। जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे सिर्फ उतना कर लो, एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है। अब देखो ट्राइबल्स लोग भी बोलते हैं भाई मेरा भी तो कुछ है, तो सेक्रेट ग्रुप्स बनाया गया जो ट्राइबल्स अपना बोलते हैं कि मेरे ना एक प्लांट का ब्रांच भी नहीं काट पाओगे तुम। ठीक है, तो सेक्रेट ग्रुप मतलब कि जो फॉरेस्ट कंजर्व करता है ट्राइब्स के द्वारा। गारो, खासी, जैंतिया, अरावली हिल्स, चंद्रावास्टा, सरगुजा, ये सब कुछ है जो तुमको इंपॉर्टेंट नेम तुमको मिलेगा। और भी बातें हैं जो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करने होंगे आगे देखते। देखो रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब एक एक करके पढ़े हैं, तो अब इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं और समझते हैं जहाँ समझना है। बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, हेल्थ एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखो देयर आर 3 मेन रीजन फॉर कंजर्विंग अ बायोडाइवर्सिटी विच हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि नैरो यूटिलाइजेशन के बारे में बात किए, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट इकोनॉमिक वी कैन से बेनिफिट उठाता है फ्रॉम नेचर लाइक ए फूड, फायरवुड, ठीक है, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट। उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेचुरल लाइफ एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये सारा चीज़ क्या है जो ह्यूमन यूज करता है। मोर देन 20% ऑफ द ड्रग्स आर वी कैन से डेट की डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड अबाउट 25,000 स्पीसीज जो है प्लांट यूज करता है नेटिव पीपल। ये भी देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये हम लिखवाएं ये पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ताकि सस्टेनेबल वेरी गुड्स एंड सर्विस फॉर स्पीसीज एज वेल एज इकोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू कंटिन्यू 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन। तुमको पता होना चाहिए अमेजन फॉरेस्ट 20% जो ऑक्सीजन है वो अर्थ का फुलफिल कर देता है ना। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम प्रोवाइड पॉलिनेटर लाइक बीज, है ना, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स विच आर pollinate plant to form fruits and seeds. Aesthetic pleasure like birds watching spring, जब तुम क्या बर्ड्स को देखते हो, जब क्या है तुम्हारा बर्ड्स वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल बूम, वॉकिंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट, वॉकिंग अप द बबल सॉन्ग, है ना, बुलबुल सॉन्ग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये सब हम लोग देख लिए। इथिकल रीजन क्या है सर, ध्यान से देखना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, and microbes which are not useless. Everyone has such intrinsic value, it is not any economical value to us. ठीक है, अब देखो हर एक इतना सुंदर सुंदर हमारे पास बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, हर एक चीज़ है, एनिमल्स है, तो हर एक चीज़ का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। तो तुम सोचो कि हम वही बोलना चाह रहे हैं ना कि ये इथिकल रीजन के अंदर आता है। देयरफॉर आवर मोरल ड्यूटी टू इंश्योर वेलबींग ऑफ द लिविंग क्रिएचर फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि होल इकोसिस्टम को कंजर्व करना है 2 तरीका से सर। पहला तुम्हारा क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन। हॉटस्पॉट बना लो सर, प्रोटेक्टेड एरिया करो, बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, जो प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रोटेक्टेड है, सेक्रेट ग्रुप्स। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 2 एक्स सीटू कंजर्वेशन में थ्रेटेन स्पीसीज को प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद प्रोटेक्शन करो गैमेट का। कैसे कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर करेंगे गैमेट का प्रोडक्ट, कैसे गैमेट को कैसे प्रिजर्व करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे, सीड बैंक और जीन बैंक भी होता है। जूलॉजिकल पार्क है सर, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है हमारे पास। एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताए थे, ऑन साइट कंजर्वेशन, है ना, इंस्टीट्यूट के बारे में। ऑन साइट मतलब कि साइट
अब देखो दिस इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब कि उसी के हैबिटाट में तुम उसको रख, ऑन साइट रख, उसी के हैबिटाट में रख। एक्सी2 मतलब ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा खतरा में उसको तुम उसके साइड से निकाल, एक्सी2 मतलब उसके साइड से निकाल, एक्सी2 मतलब उसके साइड से निकाल, इन-सिटू मतलब उसी के इन्वायरमेंट में रख के उसको प्रोटेक्ट कर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देयर आर रीजन ऑफ हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिक्रीज ऑफ इंडिविज्म। इंडिविज्म मतलब कि ऐसा स्पीसीज जो एक ही एरिया में क्या है लिमिटेड रीजन में पाया जाता है, उसको इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन हाई डिग्री ऑफ इंडिविज्म, अब ध्यान से सुनना, इंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज कन्फाइंड ओनली टू ए लिमिटेड रीजन। 34 हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में यार, 34 हॉटस्पॉट है, हमारे यहाँ 3 है ना। 3 हॉटस्पॉट हमारे पास है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% अर्थ लैंड एरिया, 2% लैंड एरिया, मात्र अर्थ का 2% लैंड एरिया को कवर करता है, और साथ साथ वी कैन से डेट कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को ये रिड्यूस करता है, मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। तुम सोचो कि 30% जो है स्पीसीज को ये एक्सटिंक्शन होने से बचाता है, मात्र 2% लैंड एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% एरिया, ठीक है, बट दे हार्बर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, दे कुड रिड्यूस मास एक्सटिंक्शन, ये बता देंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है सर, 14 बायोस्फीयर है, ठीक है। इतना डेटा मत याद रखियो। 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ है। जिम कॉर्बेट के बारे में याद रखना, ये सबसे पहला तुम्हारा इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल पार्क इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं रामसार साइट्स क्या है सर। रामसार साइट्स वेटलैंड विच आर कंसिडर्ड रामसार कन्वेंशन 1971, नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उतना, ठीक है। रामसर कन्वेंशन वर्क फॉर कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड, ये सब पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन फॉर फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शन वेटलैंड एंड देयर कल्चर, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, रिक्रिएशन वैल्यू, बहुत इजी लिखा हुआ है, कर लोगे। 26 रामसर साइट्स है इंडिया में, सम ऑफ दिस आर अष्टमुदी वेटलैंड जो केरला में, संभार लेक, रुद्रसाग लेक, चिल्का लेक, है ना। कानिका वेटलैंड उड़ीसा में है। वेटलैंड इंक्लूड मार्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, मार्सेस, लेक्स, कोरल रिफ्स, ठीक है। आगे आते हैं सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, मैंने बताया था, जो हमारा ट्राइबल लोग कंजर्व करते हैं ना, पेचेस वर्शिप जो पूजा भी करते हैं। ऑल ट्रीज आर वाइल्ड लाइफ विद इन द गिवन टोटल प्रोटेक्शन बाय द ट्राइबल पीपल, है ना। लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स कैन बी फाउंड इन दिस रीजन। कुछ सेक्रेड ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि खासिया एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट रीजन इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, अरावली हिल्स इन राजस्थान, सारगुजा चंडा है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे आते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन क्या है सर, ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसका अप्रोच क्या है कि इसमें प्लेस करो थ्रेटेंड एनिमल्स को तुम, प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर प्रोटेक्शन। इंडिया के पास 35 बॉटनिकल गार्डन है, 275 जूलॉजिकल पार्क है। एनिमल विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बाय, ये छोड़, ये लाइन ऐसे छोड़ दे, ठीक है। बाय यूजिंग क्राप्टो प्रिजर्वेशन एट -190 डिग्री सेल्सियस। एक डेटा तुम सब चीज़ दिमाग में रख, क्या क्या चैप्टर में दिया हो, वही मेरा एम है, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बोलता जा रहा हूँ, पर नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ को भी मैं कुछ कुछ पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्राप्टो प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन करना -196 डिग्री टेक्निक, स्पर्म एग्स एनिमल सेल टिश्यूज एंड एम्ब्रियो कैन बी स्टोर किया जाता है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। बैंक सीड बैंक etc. प्लांट आर प्रोपोगेटेड इन अ विट्रो यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, माइक्रो प्रोपोगेशन, डिजायरेबल एप्रोप्रिएट अर्जेंट मेजर फॉर एक्सटिंक्शन, ताकि हम एक्सटिंक्शन से बचा सके, ठीक है। इन-सिटू एक्सी2 का तुम देख सकते हो डिफरेंसेस क्या है। इट इज़ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट में इसको क्या करते हैं, हम बाहर लेके जाते हैं, है ना। पॉपुलेशन इज कंजर्व सराउंडिंग वेयर दे डेवलप डिस्टिंग्विशिंग फीचर, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पॉपुलेशन को यहाँ पे हम लोग क्लोजली रिजेंबल करते हैं, बॉटनिकल गार्डन, ये सब बता चुके, ठीक है। कन्वेक्शन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताए थे कि रियो डी जेनेरियो जो तुम्हारा क्या है 1992 के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हम लोग नेशनल अप्रोप्रिएट मेजर लिया गया था ताकि हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकें, है ना। वर्ल्ड समिट तुम्हारा डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अमेरिका 2002, 190 कंट्री इसमें प्लेस लिया गया था, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना, कुछ है नहीं ऐसा। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ लॉसेस, ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से आराम से एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। वेट, तो क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज बाय स्पीसीज इन ज्योग्राफिकल रीजन, तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये मेजर कॉजेज होता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, ये सब तुमको याद रखना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फंक्शनिंग। देखो इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का क्या है, स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम रिसाइलेंस। हम पढ़ इसको समझा देते हैं। स्टेबिलिटी मतलब इकोसिस्टम में स्टेबल होना चाहिए, मैंने बताया था। प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, इकोसिस्टम का हेल्थ मेंटेन होना चाहिए, रिच इकोसिस्टम होना चाहिए, रिच बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। रिजिलियंस का मतलब होता है कोई भी एलियन स्पीसीज आ जाए कोई डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि इकोलॉजिस्ट का मानना था, ठीक है, बिलीव होता है, यहाँ पे बिलीव लिख लेना, ठीक है। बिलीव दैट कम्युनिटीज विद द स्पीसीज टेंड टू बी मोर, वहाँ पे ज़्यादा लेस स्पीसीज, मतलब ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा स्पीसीज और लेस वेरिएशन, ठीक है। यहाँ लेस वेरिएशन लिख लेना, ठीक है। और ये भी तुम वाइस वर्सा कर सकते हो कि अगर लेस स्पीसीज है तो लेस वेरिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी में इकोसिस्टम, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना प्रोडक्टिविटी होगा। फिर उसके बाद इकोसिस्टम हेल्थ, रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम बट imperative for survival of the human race of the species are interlinked and killing of disappearance of one would affect other। तुम किसी एक को मारोगे ना तो दूसरा को खुद प्रॉब्लम होगा। रेजिलियंस का मतलब बताएं कि कोई भी आ जाए मैनमेड के हिसाब से भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में बताए थे कि जो ट्राइबल लोग प्रोटेक्ट करता है ना, तो फॉर वर्शिप ऑफ सेवन पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये देख लेना। खासी इंजेंद्रिया हिल्स मेघालय में है। उसके बाद तुम्हारा वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ट्राइबल डू नॉट अलाउ एनीवन टू कट इवन ए सिंगल ब्रांच, ये उनका मानना था और वो करते भी नहीं थे, इसको फॉलो करते थे। और थर्ड सेक्रेट ग्रुप्स हैव बीन फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सेक्रेट ग्रुप्स में ट्राइबल है और वो आग लगा देंगे अगर कोई कुछ करेगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अमॉन्ग द इकोसिस्टम सर्विस विच आर कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड सोइल इरोजन, तो हाउ इज अचीव बाय बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन, प्लांट रूट्स होल्ड द सोइल पार्टिकल, ठीक है सर। देखो प्लांट क्या है, क्या करता है, सोइल क्या करता है, रूट को प्लांट सोइल को, सीधा समझ मेरा बात समझ, ठीक है। देखो ज़्यादा बोलने के बाद ना थोड़ा स्टैमरिंग होने लगता है, प्रॉब्लम ये है बहुत देर से ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बीच बीच में प्रॉब्लम भी आते हैं फिर भी रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारा फाइट है, ठीक है। तुम्हारा फाइट है, इसको देखना। हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लांट का रूट होता है ना वो क्या करता है, सोइल को होल्ड करता है। प्लांट को खत्म करोगे तो सोइल को कौन होल्ड करेगा, सोइल इरोजन होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। तो टॉप सोइल ऑफ द ड्रिफ्टेड वे बाय द विंड और मूविंग वाटर प्लांट इंक्रीज द पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है पोर्स बनाएगा, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल को भी बढ़ाता है। कंट्रोल ऑफ फ्लड, फ्लड आने से मतलब बाढ़ आ जाए है ना, या ड्रॉट, बहुत हर एक चीज़ से बचाता है कौन, प्लांट, है ना। प्रिवेंटिंग रन ऑफ द रेन वाटर, अब देखो प्लांट रहता है तो रन ऑफ मतलब कि जो रेन वाटर होता है बहाता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको यूज कर लेता है। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। कैन यू थिंक सिचुएशन वी डिलिबरेटली वांट टू मेक स्पीसीज एक्सटिंक्ट, हाउ यू डू जस्टिफाई। तो स्पीसीज विच आर हार्मफुल, ठीक है, स्पीसीज जो हार्मफुल होता है सर वो ह्यूमन बींग्स मेड एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल जैसे HIV है, पोलियो वायरस है, तो ये सब तो एक्सटिंक्ट होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि स्पीसीज ये सब हमारे काम का है नहीं, ये तो डिजीज कॉज करता है कि नहीं, तो ये हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छा से। कैन यू थिंक द सिचुएशन, ठीक है, ये तो हो गया, यही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो बस थैंक यू, हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, तुम 10th में या 12th में हो, एग्ज़ाम तुम्हारा एक बार आएगा, बार बार तो आएगा नहीं, तो ये बात याद रखना है कि 10th और 12th का एग्ज़ाम एक बार आएगा और एक ही बार ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए नहीं है, ये तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बूस्टअप भी करेगा। तो फेस्टिवल में जितना समय देना उतना दो, बाकी के समय अपने फोकस करो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और उसी लिमिटेड टाइम में तुमको पढ़ना है, ठीक है। टाइम को बढ़ा नहीं सकते, टाइम को भले घटा सकते हैं टाइम बर्बाद करके, तो टाइम पे फोकस करो, टाइम तुमको बहुत चीज़ दे देगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।